फ्रेंड्स अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो 2025 में पेपर हुए थे उसके वापस से रिजल्ट आने चालू हो गए हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि हिंदी का, इंग्लिश का, कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी सोचने वाली बात ये है कि इतने सारे स्टूडेंट में अभी भी जो है आरपीएससी को जितने स्टूडेंट क्वालिफाई होने चाहिए उतने प्रॉपर उनको नहीं मिल पा रहे हैं। यानी जिस स्टूडेंट ने 40% वाला क्राइटेरिया पार कर लिया दोनों पेपर में, वो जो है स्टूडेंट है वो सेलेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या रीज़न है इसका, क्या कारण है कि जो है आरपीएससी को जितने एस्पायरेंट चाहिए वो उतने प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं? क्यों स्टूडेंट है वो 40% वाला जो क्राइटेरिया पार नहीं कर पा रहे हैं? और इस क्या रीज़न है कि जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट ग्रेड में 40% का क्राइटेरिया ही पार नहीं कर पा रहे हैं? और इसके लिए इसकी जो कट ऑफ है वो भी इतनी कम जा रही है। स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सब्जेक्ट वाले पेपर में भी स्टूडेंट फिर भी अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं, 40% से अधिक मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जीके का, जो फर्स्ट पेपर है उस पेपर में 40% जो है लाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आज बात करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी की थी, जिससे मेरा फर्स्ट पेपर क्वालिफाई भी हुआ था और मेरे 77 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं वो इसमें आए थे। तो हम बहुत तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण हम फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैडम दिनों दिन पेपर टफ आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि पेपर का जो लेवल है वो टफ आ रहा है, लेकिन जब 2022 से फिर 2024 और 2025 के पेपर का जब लेवल भी टफ हो गया है तो आपको भी उनके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आज मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने तैयारी की थी जिससे मेरा फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हुआ। और इसके अलावा मैं आपसे बात भी करूंगी कि किस तरह से आप तैयारी करें जिससे आप 40% वाला क्राइटेरिया तो पार करें ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा मार्क लगभग 75 या 80 मार्क तो आपके फर्स्ट पेपर में आ ही जाएँ। तो अगर कई स्टूडेंट को जैसे पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि मेरा 2024 वाला पेपर मैंने दिया था और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बायोलॉजी से मैं अब लेक्चरर हूँ। मेरा जो 2024 वाली भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। तो शुरू करें आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जीके के पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ आप गलती करते हो, कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी गलती की। तो हम सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं कि अभी भी 1-2 सब्जेक्ट हैं उनको स्किप कर देते हैं, जबकि आपको अब ध्यान रखना है, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अगर फर्स्ट पेपर के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। चाहे आप उसके लिए थोड़ा बहुत मैटर पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना सारे सब्जेक्ट ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है आपने जो पढ़ा है वो सब्जेक्ट इजी आ जाए, या फिर जिसकी आपने अच्छे से तैयारी की है वो टफ आ जाए, और जिसको आपने स्किप किया है वो वाला मैटर आपका अगर इजी आ गया तो आप ऑटोमेटिक ही क्वालिफाई होने से रह जाओगे। क्योंकि अभी जो है एग्जामिनर का कोई पता नहीं कि कौन सा जो टॉपिक है या कौन सा सब्जेक्ट है वो उसको टफ बना देंगे, किसको वो इजी वे में दे देंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। यानी जितने भी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जितने भी लगभग 11 से 12 जो सब्जेक्ट हमारे आते हैं उन सारे सब्जेक्ट को ही आप तैयारी करनी है। और इसके लिए आपको फिर आगे क्या करना है कि जितने भी जो भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो उसको इस तरह से तैयार करो कि आपको बुक से भी पढ़ना है, और अगर आपको जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है या जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके आप शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर से ज़रूर बनाएं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है कि लास्ट टाइम के लिए आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं आगे आपको बात बताऊं कि कहते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं कि मैडम जो है जीके है वो याद ही नहीं होती। चाहे आप हिस्ट्री ले लो या पॉलिटी ले लो, चाहे आप जियोग्राफी ले लो, साइंस ले लो, कोई भी सब्जेक्ट लो वो हमको याद ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, याद करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको 1 से 2 रीडिंग लगानी है। फिर रीडिंग लगाने के बाद आपको उन टॉपिक के पुराने जो ओल्ड पेपर हैं, यानी अभी जो 2025 तक की जो एग्ज़ाम हुई है उसके सारे पीवाईक्यू है वो पहले सॉल्व करने हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के जो पेपर है या क्वेश्चन में है वो बन के आ रहे हैं।
जब आप उनको सॉल्व कर लेते हो, उनमें से कुछ मैटर आपको पता भी चलेगा कि कितना मैटर है वो सारे हमेशा जो है रिपीट होता है, और कुछ एक्स्ट्रा मैटर है वो कहाँ से ऐड हो रहा है। तो आपको जो है बुक्स को सेलेक्ट करने में या सिलेक्शन करने में बहुत हेल्प इसकी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको एक रीडिंग लगाने के बाद जो भी मैटर आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपको PYQ सॉल्व जरूर करने हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ते तो बहुत हैं, किताबें भी ले लेते हैं, लेकिन सिलेबस को नहीं देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, ऑनलाइन सिलेबस आपको नहीं देखना है, फिर इस सिलेबस को कम से कम 1 से 2 बार आप पढ़ो। तो सिलेबस को पढ़ने के बाद भी आपको पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट हैं, उनको तो लगा कि कौन से टॉपिक मेरे तैयार हैं, कौन से वीक हैं, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको एक रिदम से या फिर कंटिन्यूटी को एक जो पूरे सलीके से पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिलेबस आपका प्रिंट आउट होना चाहिए। दूसरा, आपको जो PYQ बुक है वो इसकी ज़रूर ले लें, यानी ओल्ड पेपर है, आपको अभी से ही सॉल्व करने हैं। इसके बाद आपको एक सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि सेकंड पेपर को तो एक लंबे टाइम तक तैयार करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर को वो स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जो फर्स्ट पेपर की तैयारी है वो अधूरी रह जाती है। तो जैसे अगर आप अगले 2027 वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में इस बार भी ये मान लो कि वैकेंसी तो अच्छी आने वाली है, और हो सकता है इस बार तो जैसे गवर्नमेंट बोल रही है तो बहुत अच्छी वैकेंसी ही इस बार निकल जाए। तो आपको तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है? आपको अभी से सेकंड पेपर के साथ फर्स्ट पेपर को लेकर भी चलना है। अगर आप अपने 4 घंटे आगे सेकंड पेपर को दे रहे हो तो आपको 3 से 4 घंटे आपके फर्स्ट पेपर को भी देना है। ठीक है, आपको कंटिन्यूटी रखनी है, चाहे आप 3 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, या फिर किसी के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम भी है तो पढ़ो, लेकिन आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करनी है। आपको ब्रेक नहीं लेना है पढ़ाई में। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि आपको लगभग 1 साल की तैयारी कोई भी लेक्चरर एग्जाम को क्लियर होने के लिए मांगती है। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि आप सोचते हो कि ज़्यादा सीटें आएंगी तो ज़्यादा, अभी आप देखो कितनी कम सीटें होने के बाद भी खाली जा रही हैं सीटें। तो आपको तैयारी अच्छी करनी है, सीट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 40% वाला भी क्राइटेरिया आपका पार हो रहा है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको आगे ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके है लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। ठीक है, तो आप 1 साल की अगर तैयारी का टारगेट लेके चल रहे हो तो आपको 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, यानी स्टार्टिंग करनी है आपकी 2 सब्जेक्ट से। 1 महीने में आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करो, फिर अगले महीने में करो, साथ में जो पहले वाले पढ़े हुए हैं उनका भी आपको रिविज़न करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका 3 से 4 महीने में पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बार बार मेरा रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। फिर आगे आप जब तैयारी करोगे तो बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपको सारे टॉपिक्स हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, आपको जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कैसे आप बात मान सकते हो, जैसे अगर आप जो सब्जेक्ट आपका है वो टॉपिक हमेशा हमारा इंटरेस्टिंग ही रहता है। जैसे मैं बायोलॉजी से थी तो मेरा साइंस बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैंने शुरुआत की थी साइंस से और जियोग्राफी से। अगर आपकी हिस्ट्री है, हिंदी है, या भी जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप उससे उसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। फिर आपको एक बार जब आप PYQ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन से टॉपिक से या कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को मिलाकर हमारे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वेटेज वाला टॉपिक है, वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। तो इनको तो आपको साथ में लेके चलना ही है, 100% इसको तैयार करना है, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है वो आराम से आप कर पाते हो, इतने टफ नहीं आते हैं। लेकिन इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं, तो इसके लिए आप अपना सोर्स बदल सकते हो। यानी जैसे आप अगर नाथ पब्लिकेशन की बुक इसके लिए बेस्ट है वैसे तो नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो। साथ में अगर आप पढ़ सकते हो तो या तो NCERT से इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आप जैसे RS या IS लेवल पे जो स्पेक्ट्रम की छोटी सी इंडियन हिस्ट्री की बुक चलती है आप उसको भी देख सकते हो। जैसे भी आपको ईजी लगे उस हिसाब से आपको थोड़ा सा सोर्सेज में चेंज करना होगा। वैसे राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बुक को बेस्ट मान सकते हो। काफ़ी हद तक इसका जो कोर्स है
इसमें से आता है और इसकी लैंग्वेज भी इजी है। और आप अगर इसमें से इस टॉपिक को क्लियर करते हो और बार बार रिपीट करते हो तो आपका जो है 15 क्वेश्चन है, यानी जो 30 नंबर का मैटर है वो हिस्ट्री वाला अच्छे से पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए भी आप या तो राहुल चौधरी सर की बुक पढ़ लो, वो अच्छी बुक आती है, या फिर मैंने तो जैसे नाथ पब्लिकेशन की राजेश टेलर सर की बुक पढ़ी थी, वो भी अच्छी है। लेकिन इसमें भी पॉलिटी में भी क्या है, आपको बार बार रिवाइज करना है। आप बार बार, जैसे इस बार देखो पॉलिटी के क्वेश्चन पिछली बार की तुलना में थोड़े ईजी आए थे, तो इन्होंने पॉलिटी वाला जो टॉपिक है वो इस बार इजी कर दिया। पाँच क्वेश्चन आपके पॉलिटी में से आते हैं, अगर 3 क्वेश्चन भी आप उसमें से करके आते हो तो आप 100% सिलेक्शन के करीब चले जाओगे। लेकिन बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आपको ज़्यादा टफ लगता है उसे बार बार रिवाइज करना है, स्किप आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जैसे राजस्थान जियोग्राफी है, जियोग्राफी की तो आप आराम से 10 क्वेश्चन है, उनमें से 8 या 9 क्वेश्चन अटेंड करके आ सकते हो। तो राजस्थान जियोग्राफी के लिए आप अच्छे से पढ़ो। आप मोस्टली अगर हो सके तो इसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़ो, या फिर हरिमोहन सक्सेना सर की बुक को आप पढ़ सकते हो, साथ में राहुल चौधरी सर है उनकी भी बुक पढ़ सकते हो। लेकिन बेस्ट रहेगा अगर आप हरिमोहन सक्सेना सर की बुक को एक बार पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा फिर इसमें से आप इसके नोट्स भी बना ले, क्योंकि आप इसके अगर जियोग्राफी के नोट्स बना लोगे तो लास्ट टाइम पढ़ने में आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। इसी तरह से आप राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के भी नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक भी थोड़ी से टफ पढ़ते हैं, तो अब ये लेंथी भी हैं, तो आप लास्ट टाइम के लिए अपने नोट्स इनमें से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम बात करें, आपकी आती है साइंस। साइंस में क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट है वो छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि हम इसमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या फिर 5 क्वेश्चन, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट तो मोस्टली छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम इसमें से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से 9th 10th के एनसीईआरटी में जो टॉपिक आपके दिए रहे हैं उनको पढ़ो। इसके अलावा इसका कोर्स मैंने अपने चैनल पे भी करवाया हुआ है, अगर आप उसकी वो भी वीडियो 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हो, जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो भी मैंने करवाए हुए हैं, तो 100% मैं मान रही हूँ आप फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन आपके आराम से इसमें से क्लियर कर पाओगे। लेकिन छोड़ना नहीं है, साइंस को भी आप अच्छे से करोगे। अगर ईजी क्वेश्चन आप कर लेते हो तो भी आप जो 40% वाला जो क्राइटेरिया है उसको आप आराम से पार कर लोगे। अब इसके अलावा हम बात करें, जैसे आपकी आती है साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट। साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट में से 10 क्वेश्चन आते हैं मिक्स में, कभी साइकोलॉजी में से ज़्यादा जाते हैं, कभी एजुकेशन मैनेजमेंट में से आ जाते हैं। लेकिन दोनों ही टॉपिक काफ़ी इजी टॉपिक है, एक या दो बुक, एक बुक इनकी आपको पढ़नी है, लेकिन बार बार रिवाइज करनी है। एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए मैंने SS यादव सर की बुक आपको बताई थी, क्योंकि मैंने वही पढ़ी है, और आप भी उसको अगर बार बार पढ़ते हो काफ़ी हद तक उसके क्वेश्चन है उसमें से फंस जाते हैं। साइकोलॉजी के लिए आप मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो चैनल पे मैंने डाले हुए हैं, वो देख सकते हो। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है उसके लिए आप धीर सिंह धवाई सर की बुक है उसमें से देख सकते हो, या फिर उनका कोई ऑनलाइन, अगर आप बुक नहीं परचेज करना चाहते तो आप उनका ऑनलाइन कोर्स ले लो, जिससे क्या है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बात करें फिर अब हम हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको, हिंदी के लिए तो आप रचना व्याकरण की जो 9th से 12th वाली बुक आती है वो देख सकते हो, और वो आराम से आप उसमें से क्वेश्चन है वो क्लियर कर पाओगे, और एक पुराने क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर देखने हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश के लिए जैसे है 9th 10th वाली जो ग्रामर की बुक आती है, आप उससे इसके टॉपिक्स क्लियर कर सकते हो। और अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता है, तो BK रस्तोगी वाली बुक है उससे भी आप इसको देख सकते हो। क्योंकि आप इंग्लिश में से आप सेलेक्टेड टॉपिक ही क्लियर करना, क्योंकि आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके भी इसमें से आते हैं। अब इसके अलावा आता है, लास्ट हमारा बचता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग का मोस्टली स्टूडेंट, आर्ट्स वाले स्टूडेंट इसको भी स्किप करते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। मतलब रीजनिंग में से तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में से आपके जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 6 से 8 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। अगर आपके 6 से 8 क्वेश्चन हैं, उनमें से आप सारे ही क्वेश्चन छोड़ दोगे, आप साइंस के क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो फिर आप ऑटोमेटिक ही 40% वाले क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं उनमें से भी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन टफ आते हैं, तो ऐसा है नहीं है कि आप वो सारे क्वेश्चन है वो सही करके आओगे। इसके लिए मैं मानती हूँ आप सारे भी टॉपिक नहीं कर पाते हो, तो जैसे रेखाएं वाला टॉपिक है, अब इसके अलावा जैसे स्टैटिक्स वाले टॉपिक्स हैं, आप 3D वॉल्यूम्स वाले टॉपिक है, इनको तो आप क्लियर कर ही सकते हो। क्योंकि इस बार की जो मैथ है वो पिछले बार की तुलना में थोड़ी ईजी आई थी, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जैसे किसी का भी ऑनलाइन कोर्स ले लो, ठीक है, उस कोर्स से आप इसकी बार बार टॉपिक्स को देखो, पढ़ो, फिर आप US शेखावत या मथुरिया में से किसी की भी एक बुक ले लो। US शेखावत की मुझे बेस्ट लगती है, और उससे अपनी प्रैक्टिस करो। साथ में PYQ जो है पुराने
मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक के, उन सारे क्वेश्चंस की आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप यकीन मानिए आप आराम से इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन है वो आराम से इसमें से निकाल जाओगे। अगर इतने भी क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको इससे बहुत अधिक फायदा मिलेगा। लास्ट में आपका बचता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो 2 साल से आ रहा है, 24 और 25 वाले पेपर में हमने देखा था बहुत ही टफ करंट अफेयर्स हमें पूछा जा रहा है। आप कहीं से भी तैयारी कर लो, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इतना टफ आ रहा है तो हम उसको छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है हम 10 में से 2, 5, 4 जितने भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर पाएँ, वो हमारे लिए बेनिफिट ही देने वाले हैं। लेकिन आपको अभी से करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है, आपको 6 महीने की ही करंट अफेयर्स आरपीएससी मोस्टली पूछता है। तो 6 महीने जब आपके एग्जाम में बचते हैं तब आपको करंट अफेयर्स को शुरू करना है। बस एक छोटी सी हैबिट आपको अभी से डालनी है कि आप 10 से 15 मिनट डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। चाहे आप दैनिक भास्कर पढ़ो, राजस्थान पत्रिका पढ़ो, या फिर आप मोबाइल के यूट्यूब चैनल पर आप डेली पत्रिका जो भी समाचार पत्र है कोई भी आप पढ़ सकते हो। जैसे आप एनडीटीवी का देख सकते हो, DIPR राजस्थान का देख सकते हो। ये चैनल्स ऐसे हैं जिनको आप अगर बार बार आप देखोगे तो आपकी जो डेली की न्यूज़ है आपको पता चलेगी। तो आगे अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा और आगे करंट अफेयर्स को पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जियोग्राफी को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हिंदी है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट, इन सारे सब्जेक्ट को तो आपको इतने अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस है कम से कम गलत होने की संभावना रहती है। इसके बाद बात करें हम हिस्ट्री की, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से हो सकता है आप अच्छे से तैयार करो तो भी टफ आ जाए, तो आप गलत भी करके आते हो, क्वेश्चंस आपको छोड़ने भी पड़े, लेकिन आप ऐसा नहीं है, यानी इसके आपके चांसेस लगते हैं लगभग 70% सही होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इनको भी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें, लेकिन जो आपको लगता है कि 100% सही जाएंगे उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जैसे साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, ये आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट अगर होते हैं तो इनको बार बार रिपीट करें, बार बार इसकी तैयारी करें। आपको थोड़ा सा टाइम तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप 40% वाला क्राइटेरिया पार कर पाओगे। फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता है कि जब मैंने 77% मार्क्स इसमें आए थे, हालांकि 2022 वाली एग्ज़ाम में मेरे 95 मार्क्स हैं वो आए थे इसमें, ठीक है, लेकिन उस टाइम मेरा सेकंड पेपर क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन मैं आपको से यही बता रही हूँ कि इस बार पेपर 2024 वाला और भी टफ था, तो उसमें से 77% मार्क्स लाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो रही थी। तो आपको मैंने भी जो तैयारी की थी वही रिदम आपको बताया है कि मैंने इस तरह से ऐसे बुक्स को पढ़ा था। मैंने जैसे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इनके नोट्स बनाए थे, मैथ है और मैथ के मैंने नोट्स बना लिए थे, साइंस के मैंने NCERT से नोट्स बना लिए थे। जो नोट्स मैं आपको अभी अपने चैनल पे पढ़ा रही हूँ वही नोट्स मैंने बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट मेरे ठीक थे तो मैंने ये सबको बुक से पढ़ा था। अगर आपके ठीक नहीं है तो आप इनके भी नोट्स बना सकते हो, जैसे इंग्लिश के डायरेक्टिव, इनडायरेक्टिव, एक्टिव, पैसिव, कुछ टॉपिक टेंसेस, ऐसे टॉपिक हैं जिनके आप नोट्स तैयार कर सकते हो, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी और बार बार बुक भी देखनी नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह से मैंने तैयारी की थी वो आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें और अपनाई थी जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैंने स्टार्टिंग से ही PYQ की बुक है वो परचेज़ कर ली थी। मैंने प्रेरणा वाली बुक परचेज़ की थी फर्स्ट पेपर की, अनसॉल्व पेपर की, और एक सिकवाल की परचेज़ की थी जो सॉल्व पेपर वाली है। दोनों बुक मैंने ली थी। तो सॉल्व पेपर से तो हम देखते हैं तो हमें जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आंसर उसमें मिल जाता है, और अनसॉल्व पेपर में से जैसे भी कोई टॉपिक पढ़ती थी, जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ा है तो पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, जितना भी टॉपिक पढ़ा है उन क्वेश्चन को करने की मैं कोशिश करती थी। तो मैंने PYQ भी जो है बार बार रिपीट किए थे। लगभग मैंने 8 से 10 बार जो है PYQ सॉल्व कर लिए थे। मैंने स्टार्टिंग से ही PYQ को सॉल्व करना शुरू किया था। मैं जैसे पेंसिल से टिक लगाती थी, फिर उसके बाद उसको अगर गलत हो गया आंसर, फिर दूसरी बार जब तो फिर चेक करती थी कि कहाँ गलती मेरी हुई है। अगर आंसर नहीं आ रहा तो मैंने सिखवाल वाली बुक में से देख लिया, उसकी बुकलेट में से देख लिया, फिर उसके बाद वापस से उसको इरेजर से आप साफ़ कर दो। फिर उसके बाद जब दोबारा पेपर आप पढ़ रहे हो तो आप दोबारा क्वेश्चन का सॉल्व करो। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो बार बार आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उससे भी आपको बहुत बेनिफिट इसमें मिलेगा। इसके अलावा इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जो फर्स्ट पेपर को है 1.5 घंटे में क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप ऐसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप 1.5 घंटे में आप इसको आराम से क्लियर करने की जो है
हैबिट अपने अंदर विकसित कर लोगे या डेवलप कर लोगे, और इससे फिर आपका आराम से है फर्स्ट पेपर है 1.5 घंटे में क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, मैंने आपको क्या करना है कि जैसे आपने रीडिंग करी, पढ़ाई कर ली, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसके अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, नोट्स नहीं बनाए तो आप दोबारा जब उसको पढ़ोगे उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट के MCQ लगाने हैं। एक तो आप अगर ऑल ओवर आपको MCQ बुक मिल जाती है तो बहुत अच्छी है, जैसे मैंने फर्स्ट रैंक की बुक खरीदी लेकिन लास्ट टाइम खरीदी थी, लेकिन उससे पहले जैसे इंडियन हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए और जैसे राजस्थान हिस्ट्री वगैरह के लिए, ठीक है, इन सब के लिए मैंने क्या किया था, MCQ बुक भी परचेज़ कर ली थी। तो इन MCQ बुक से भी आप जैसे बार बार टिक लगाओ, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपका एक बार रिवीजन है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर बार बार रिवाइज करने की, रिकॉल करने की जो स्ट्रेंथ है या जो शक्ति है वो डेवलप होती है, और इससे हमारा माइंड बहुत अधिक एक्टिव रहता है। तो मैंने इसी तरह से पूरी तैयारी की थी और लगभग मैं बता दूं, मैंने 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट को तैयार कर लिया था, बार पढ़ लिया था। तो इसलिए जब इतना पढ़ते हैं तब जाके हमारा फर्स्ट पेपर में 40% वाला क्राइटेरिया पार होता है। फ्रेंड्स चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, लेकिन आप एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हो, कंटिन्यूटी रखते हो, आप MCQ भी सॉल्व करते हो, आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको बार बार रिवाइज करते हो, रिकॉल करते हो, PYQ सॉल्व करते हो, तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप और कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट को स्किप नहीं करते हैं तो चाहे आप सब्जेक्ट के आप अगर 3-4 क्वेश्चन भी अटेंड करके आते हो तो भी आपके कुछ क्वेश्चन उसमें से गलत भी होंगे, लेकिन 60 मार्क्स उसमें से लाने होते हैं, 30 क्वेश्चन है वो सही करने होते हैं। तो आप अगर 45 से 50 क्वेश्चन इसमें से करके आ जाओगी, और जब 45 से 50 के बीच में जब आप क्वेश्चन करके आते हो तब जाके आपके लगभग 35 से 38 क्वेश्चन है वो सही हो पाते हैं। तो मेरे क्वेश्चन अटेंड किए तो उसमें से मेरे 44 क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है, उसमें से भी फिर मेरा जो कट पीट के नेगेटिव करके मेरे 38 क्वेश्चन है वो सही बैठे थे। तो इस तरह से मेरा ये जो है 77% मार्क्स मेरे आए थे। तो फ्रेंड्स, अगर पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, आपका एक टारगेट फिक्स है कि मुझे इस साल में फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम को निकालना ही है, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रख सकता। लेकिन बस आपको कंटिन्यूटी रखनी है। बस ऐसा नहीं है कि आप सोर्सेज इकट्ठा करते चले जाओ, पढ़ो नहीं, आपको बार बार लिमिटेड सोर्स को रखना है और बार रिविज़न करना है। जो पढ़ा हुआ है उसको मन में याद करके रिकॉल भी करना है, उसके MCQ भी सॉल्व करते हैं, PYQ भी सॉल्व करने हैं। और ऐसा नहीं है एक ही सब्जेक्ट को तो आप पढ़ते जा रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट को आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। 15 मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि ऐसे कैसे आपको पढ़ना है, एक बार फिर भी आपको मैं बना दूंगी। आपको 15 दिन का स्लॉट लेकर 2 सब्जेक्ट को आपको साथ में पढ़ना है, ताकि आप बोर भी नहीं होंगे और आपका जो कोर्स है वो भी जो है पूरा होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिली है और आगे भी किसी टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप तैयारी में आप कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी उसका फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।